हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, मतलब ही हमें चैप्टर के नाम से पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ट्रैवलर्स थे, जो अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज से आ रहे थे, बेसिकली वो उन्होंने इंडिया को किस नज़र से देखा, उनकी नज़र में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा था, उनकी नज़र में इंडिया कैसा था, हमारा जो हिंदुस्तान था, भारत है, उसको किस तरीके से हमारे ट्रैवलर्स ने 10th से 17th सेंचुरी तक देखा। क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे हमारे कुछ और ट्रैवलर्स आए थे, तो इन्होंने किस तरीके से हमारे इंडिया को इस टाइम पीरियड में देखा, हम ये पढ़ेंगे। और बेसिकली हम यहाँ पे 3 मेन ट्रैवलर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, और उसके बाद हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ फ्रैंकोइस बर्नियर। तो अब इन दो पहले के जो हैं अल बिरूनी और इब्न बतूता, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, इंडिया को बहुत ही डिफरेंट वे से देखा, और ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें सुनी, ऐसे कस्टम्स रिचुअल्स देखे जिनसे वो लोग अनअवेयर थे। पर वहीं पर जो फ्रैंकोइस बर्नियर है, उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी और ऐसी चीज़ें बोली जो कि बहुत ही गलत है। वो अभी नहीं बताऊंगी तो इंटरेस्ट सारा ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा आप लोगों का इंटरेस्ट। तो हम वो जब फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे तभी वो चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो बुक खोल लो, हर चीज़ बुक के हिसाब से ही कवर होनी चाहिए। तो बुक का जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर बेसिकली बोल क्या रखा है हम वो पढ़ेंगे। इधर बताया है कि यहाँ पे जो मेन और वीमेन होते हैं अलग अलग जगह से ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए आते हैं, कुछ लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग धार्मिक यात्राएं जो करती है, पिलग्रिमेजेस होती हैं, उसकी वजह से वो लोग ट्रैवल करते हैं। बहुत ही डिफरेंट रीज़न होते हैं हर इंसान के ट्रैवल करने के। और बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, और चलो वो मैं बाद में बताती हूँ। अब इसमें और क्या बताया कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे हमारे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस देखे। उन्होंने क्या क्या डिफरेंसेस देखे। पहले पेज में एक एग्जांपल दिया हुआ है अब्दुल रज़ाक समरकंदी का। उन्होंने द विजयनगर एम्पायर जो था, जो हमारा साउथ इंडिया के अंदर है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अकाउंट लिखा, रिपोर्ट बनाई, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। चैप्टर 7 उसी के ऊपर है, द विजयनगर एम्पायर। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हमारे ट्रैवलर्स, बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स बेसिकली हमारे इंडिया के बारे में हमको पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली और क्या चीज़ थी कि कुछ लोग ये जो डिफरेंसेस होते थे उसको अडॉप्ट कर लेते थे, समझ लेते थे, ईज़िली उसके साथ फेमिलियर हो जाते थे, उसी की शेप में मोल्ड हो जाते थे। पर कुछ नहीं भी हो पाते थे, जैसे कि फ्रैंकोइस बर्नियर, वो जो उससे फेमिलियर नहीं हो रहे थे, उस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, उसके बारे में कुछ और ही चीज़ें कह रहे थे, तो वो चीज़ भी आ जाती है। और अपने रिपोर्ट्स और अकाउंट्स उन चीज़ों के बेसिस पर वो लोग लिखते हैं। ये था आपका फर्स्ट पेज। अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैवलर से, जो कि है आपका अल बिरूनी। बेसिकली नेक्स्ट पेज आ जाओ। जो आपके अल बिरूनी है ना, उनका जन्म, मतलब वो कब वो पैदा हुए थे 973 CE में। 973 CE में ये बहुत ही अच्छी जगह पे पैदा हुए थे। जगह का नाम था ख्वारिज़म, जहाँ, जो कि लर्निंग सेंटर भी कहा जाता है, या फिर एक लर्निंग हब है जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई मिलेगी उस टाइम की। जो आपके अल बिरूनी थे वो ख्वारिज़म में जन्मे थे, उनका जन्म जो था ख्वारिज़म में हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट डे पे उज़्बेकिस्तान है। वहाँ इस टाइम पीरियड पे उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे इसको तो लर्निंग सेंटर ही कहा जाता है कि यहाँ पे तो सारी अच्छी पढ़ाई ही मिलेगी। तो ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। कैसे? इनको 5 भाषाएँ आती थी, इनको 5 भाषाएं बोलनी, लिखनी, पढ़नी, समझनी सब कुछ आती थी, और बहुत सी टेक्स्ट को उन भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट भी किया। क्या है? सबसे पहले इनकी अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, उसके बाद सीरियक, और एक लैंग्वेज और है हिब्रू। हिब्रू आप सबको पता ही है, ठीक है।
तो बेसिकली 5 लैंग्वेज थी, पर्शियन, अरेबिक, सीरियक, हिब्रू एंड संस्कृत। 5 लैंग्वेज में ये लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से जानते थे। एक लैंग्वेज जिससे ये अनफेमिलियर रह गए वो थी आपकी ग्रीक लैंग्वेज जो थी वो उससे अनफेमिलियर थे, पर वहाँ ग्रीक के जो लोग थे उनसे वो अनफेमिलियर नहीं थे, उनके अकाउंट से अनफेमिलियर नहीं थे। हम किसकी बात करें? प्लेटो की। जो प्लेटो हैं वो एक ग्रीक ही हैं और उनके जो अकाउंट्स हैं हमारे अल बिरूनी ने पढ़े हुए हैं, उनसे फेमिलियर हैं। लैंग्वेज एक बैरियर उनके लाइफ में कभी नहीं बना, उनको जिनके बारे में पढ़ना होता था वो पढ़ ही लेते थे। ठीक है, अभी हमें इतना समझ आया। अब इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी पे चलते हैं। बेसिकली हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इट्स ऑल अबाउट ब्लॉग। ये रिटन चीज़ है, जो रिटर्न चीज़ें हैं जो हम किसी इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे भी 2 चीज़ें होती है, एक होती है व्लॉगिंग और एक होती है ब्लॉगिंग। व्लॉगिंग जब आप वीडियोस बना के अपनी लाइफ के बारे में बताते हो, आप ये बताते हो कि आज मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, आज मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, आज मैंने लाइट्स देखी, आज मैंने ये करा, आज मैंने क्रिसमस कनाडा में मनाया। ये सारी क्या है? वीडियोज़ के थ्रू जो आप बता रहे हो वो है व्लॉगिंग। पर वहीं पर जब आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आते हो और उन चीज़ों को आप लिखते हो और लोगों तक पहुंचाते हो तो उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ब्लॉग्स ही पढ़ेंगे। इस तरीके से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है। और इन जनरल भी आपके पहला चैप्टर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 ही है। इतना ईजी कि आप बस इसको 2 बारी भी रीड करोगे ना, आपको 80% तो याद हो ही जाना चाहिए। डेट्स को इग्नोर करते हुए 80 to 70% आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बेसिकली हम 3 ट्रैवलर्स के क्या पढ़ रहे हैं? ब्लॉग्स। उनको अकाउंट्स बोलते हैं, रिपोर्ट्स बोलते हैं, वो अलग बात है, पर आपको समझाने के लिए ब्लॉग्स ही ठीक है। और उससे आपको थोड़ा सा ये होगा कि ठीक है हम लोगों की ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं। आज वीडियोस आप देखते हो ना ब्लॉग्स की, तो हम ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ। इनका जन्म हुआ था 1973 CE के अंदर, 973 CE के अंदर। ठीक है, ख्वारिज़म में जन्मे थे। ठीक है, इनका बर्थ जो है ख्वारिज़म में हुआ था, जहाँ पे इनको बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन मिली थी। 5 लैंग्वेजेस थी जिससे ये फेमिलियर थे। एक ग्रीक लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं थे, पर ग्रीक लोग जो प्लेटो है और बाकी सारे जो हैं उनके अकाउंट से फिर भी ये फेमिलियर थे। ठीक है, उसके बाद जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म के ऊपर अटैक कर दिया था, ख्वारिज़म के ऊपर जब उन्होंने अटैक कर दिया था, तो जब अटैक करके वापस वो एरिया जीत के आ रहे थे, तो अपने साथ अपनी कैपिटल गज़नी के अंदर वो बहुत सारे स्कॉलर्स और पोएट्स को लेके साथ जा रहे थे। उनमें से एक हमारे अल बिरूनी भी थे। समझ आया? अब पर अल बिरूनी के साथ एक अच्छी चीज़ क्या हो गई, जब वो गज़नी पहुँचे उनको गज़नी बहुत पसंद आ गया, उनको वापस ख्वारिज़म जाने की इच्छा ही नहीं जागी। वो गज़नी गए और गज़नी के ही होके रह गए। वहाँ पे चीज़ें पढ़ी, वहाँ के अकाउंट्स बनाए, वहाँ की चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट किया। और जब सुल्तान हमारे जो महमूद है, उन्होंने जब सिंध वाला पार्ट जो इंडिया के अंदर था उसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया, तो एक प्लस पॉइंट हो गया अल बिरूनी के लिए। तो वो सिंध में भी जा पाए, इंडिया में भी आ पाए मतलब, और इंडिया के भी अकाउंट्स को पढ़ पाए, अकाउंट्स पढ़ भी पाए, अकाउंट्स लिख भी पाए, दोनों चीज़ें हो पाई। समझ आया? गज़नी के जो सुल्तान थे उन्होंने अटैक किया और अपने साथ कुछ स्कॉलर्स और कुछ पोएट्स को ले गए, जिनमें से एक हमारे अल बिरूनी भी थे। इनको गज़नी बहुत पसंद आ गया, उधर ही रहे। जब इन्होंने मतलब जो सुल्तान महमूद है उन्होंने जब अटैक किया सिंध वाले पार्ट के अंदर, तो तब जो अल बिरूनी थे वो हमारे सिंध मतलब इंडिया के अंदर भी आ पाए और वहाँ पर भी सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाए, समझ पाए और उनके अकाउंट्स जो है बना पाए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इतना समझ आया? अब जो इनकी किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद, मतलब इंडिया के ऊपर बुक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। अब इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत सी चीज़ें करी, पर संस्कृत जानने का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम एक्सपर्ट है। अगर आज मेरे को फ्रेंच आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मुझे फ्रेंच आती है, तो मैं तब तक फ्रेंच के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो पाऊँगी जब तक मैं फ्रेंच लोगों के साथ नहीं रहूँगी, उनके साथ उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर लेती, तब तक मुझे फ्रेंच 100% नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मेरी कमियाँ जो है रह जाएंगी। जितने परफेक्टली मुझे हिंदी आती है उतनी परफेक्शन से मुझे फ्रेंच नहीं आती होगी। वैसे ही अल बिरूनी के साथ हुआ। तो अपनी संस्कृत को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो रहे ब्राह्मण्स के साथ।
पुरानी ट्रेडिशंस के टेक्स्ट पढ़े, सारे वेद पढ़े, वेद पढ़ने की कोशिश करी, सब कुछ करा, ब्राह्मण्स के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, और फिर उनकी जो संस्कृत थी वो अच्छी हुई और उन्होंने बहुत एक अच्छी पतंजलि ग्रामर जो है, जो आपकी पतंजलि ग्रामर जो है उसको संस्कृत से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया। कैसे? पेज नंबर 116 पे आ जाओ, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट एंड शेयरिंग आइडियाज़। वहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने सेवरल संस्कृत टेक्स्ट जो थे, सेवरल संस्कृत वर्क्स जो थे उसको ट्रांसलेट करा था दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि पतंजलि की जो ग्रामर थी उसको अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट करा था। और वैसे ही अपने एक ब्राह्मण फ्रेंड के लिए यूक्लिड की जो मैथ्स थी उसको, यूक्लिड की जो बुक थी मैथ्स के ऊपर, उस बुक को भी संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट करा था अपने एक ब्राह्मण फ्रेंड के लिए। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत वाली जो चीज़ है उसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जो ग्रीक वाली चीज़ है उसको भी ये, अगर वो ग्रीक के अलावा और भी लैंग्वेजेस के अंदर होगी तो उसको जो है संस्कृत के अंदर भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि उनके जो एक ब्राह्मण फ्रेंड है वो भी पीछे ना रहे, वो भी सारी चीज़ों को पढ़ पाए। इनकी किताब उल हिंद जो है 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। कितने चैप्टर्स? एमसीक्यू में आ सकता है 80 चैप्टर्स। याद रखना एमसीक्यू क्या क्या बनेंगे, नाम तो पता ही है, कब पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, प्रेजेंट डे क्या कहलाता है, उज़्बेकिस्तान। बुक का क्या नाम था, कौन सी ग्रामर को संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो कौन सी ग्रामर संस्कृत की थी उसको उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था, वो थी पतंजलि। पतंजलि तो आज एक ब्रांड भी है तो याद ही रहेगा। इनकी किताब कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड थी, वो थी 80। अब उनकी जो बुक थी क्या टॉपिक्स कवर कर रही है, अगर चैप्टर्स हैं तो टॉपिक्स भी तो होंगे ना, तो वो कवर करती है रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ वगैरह। ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कंपाइल होके 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हो गए। समझ गए? पहले सबको इकट्ठा करा, उसके बाद चैप्टर वाइज सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया। समझ आया? अब इनकी जो बुक लिखने का ना एक स्टाइल भी है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग भी है। क्या? कैलीग्राफी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हो रही है कि आप एक बुक को लिखते कैसे हो, एक प्रेजेंट कैसे करने वाले हो। तो बेसिकली इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया था, सबसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा। कैसे? कि अगर कोई एक चीज़ है, मैं किसी चीज़ के बारे में समझा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन लिखूँगी, पूछूँगी, ये मेरी नोटबुक है, ये टॉपिक है, अगर तो क्या लगता है आप लोगों को कि अल-बिरूनी की लाइफ कैसी गई होगी, ये मैंने अगर क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मैं खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ कि अल-बिरूनी यहाँ पैदा हुए थे, उनको हॉस्टेज बना के वापस ले गए थे गजनी में, कौन ले गए थे, सुल्तान महमूद, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने बुक क्या लिखी थी, ये सारी चीज़ें बताई, और लास्ट में एक छोटा सा मैंने कंक्लूजन दे दिया। तो यही काम अल-बिरूनी कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ किया, उसके ऊपर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा, फिर खुद ही उस क्वेश्चन को आंसर करा, और एंड में एक कंक्लूजन लिखा कि इस पूरे में समझ क्या आया, शॉर्ट समरी भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया कि इससे मेरे को फाइनली क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ये था इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग। बाद में ये एक क्रिटिक का रोल भी निभा रहे थे। कैसे? कि अब इन्होंने बहुत ही पुरानी टेक्स्ट पढ़ी हैं, अल-बिरूनी संस्कृत की पुरानी टेक्स्ट पढ़ी है, बाकी जो टेक्स्ट बन के छप चुके हैं उनको पढ़ा है, तो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग इनसे अलग था। उन्होंने नॉर्मली टॉपिक चूज़ करा और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, पर इन्होंने इस डिफरेंट स्टाइल में लिखा। तो ये क्या है, अब उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं कि भाई तुमने गलत लिखा, तुम्हारा स्टाइल ऑफ राइटिंग मेरे जैसा होना चाहिए था। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर एक्सप्लेन करो, फिर उसको कंक्लूड भी करो। उन्होंने ये बोला, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिटिक्स का रोल भी निभाया था अपनी लाइफ के अंदर। और बहुत सारी जो टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेशन का भी काम किया, उनको अडॉप्ट भी किया, जैसे पाली, प्राकृत, संस्कृत टेक्स्ट को इन्होंने अरेबिक के अंदर जो है ट्रांसलेट किया था। समझ आ गया? ये था आपका अल-बिरूनी का लाइफ। ये कब आए थे, इनकी स्टोरी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, 11 CE। अब ऑफ कोर्स इस टाइम पीरियड पे पैदा हुए हैं, इनको लेके गजनी गए हैं 1017 के अंदर। सिंध को कैप्चर करते हुए भी थोड़ा टाइम हो गया होगा। अगर फॉर एग्जांपल 10 एंड समथिंग कोई डेट है तो हम उसको 11 ही काउंट करते हैं।
हम उसको एक साल आगे ही काउंट करते हैं। अगर 973 है तो हम इसको 10th सेंचुरी ही काउंट करेंगे। समझ गए? हिस्ट्री में हम एक चीज़ को एक सेंचुरी आगे ले जाते हैं, राउंड ऑफ करके आगे ले जाते हैं। समझ आया? ये था आपका अल-बिरूनी का। नेक्स्ट है हमारे इब्न बतूता। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा। अब इस पे तो गाना भी बना हुआ है, सुना होगा तो। नेक्स्ट है आपके इब्न बतूता। शुरू करें? ठीक है। तो ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका जन्म जो था टैंगियर के अंदर हुआ था। मतलब एक मोरक्कन ट्रैवलर है। टैंगियर के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये भी एक बहुत ही अच्छी रिच और एलीट क्लास से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अपनी पढ़ाई एजुकेशन ले रखी थी और ये इतने ज़्यादा स्मार्ट थे, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड थे कि इनको शरिया के बारे में भी सब कुछ पता था। आई होप आप सबको याद है शरिया क्या होता है। नहीं याद तो एक बार फिर से सुन लो, याद रट के रखना। शरिया लॉ बुक होती है मुस्लिम्स की। इस्लाम में, इस्लाम के अंदर अगर एक लॉ बुक है तो उसको हम बोलते हैं शरिया। तो इनको शरिया पूरा अच्छे से याद था। समझ आए? शरिया के बारे में ये बहुत अच्छे जानकार थे और इनको वैसे भी बहुत ही पढ़े लिखे थे। अब इंडिया के अंदर जाने से पहले ना, सिंध वाले एरिया से एंटर करते हैं तो उससे पहले ये घूमने गए। ऑफ कोर्स एक ट्रैवलर है तो डायरेक्टली इंडिया जाके क्या करेगा? वो कहेगा पहले मैं थोड़ा थोड़ा आसपास घूम लेता हूँ, उसके बाद मैं इंडिया पहुँच जाऊँगा। घूमते घूमते जाता हूँ ना, डायरेक्टली क्या जाना बिना एंजॉय करे। तो इनकी ये आइडियोलॉजी थी। तो ये कहाँ कहाँ घूमते हुए गए? सबसे पहले इन्होंने पिलग्रिमेज करी। इन्होंने पिलग्रिमेज करी, धार्मिक क्या कहते हैं, मैं भूल गई। मतलब समझ गए ना, हम जैसे मक्का तक जाते हैं इस्लाम के लोग, हमारे यहाँ पे धार्मिक यात्राएं करती हैं लोग करते हैं ना, तो वो इन्होंने पिलग्रिमेज करी, पिलग्रिमेज ट्रिप्स करी। उसके बाद सीरिया घूमने गए, इराक गए, पर्शिया गए, येमन गए, ओमान गए। उसके बाद जाके अफ्रीका गए। मतलब अगर ये मैप है, ये आपका मिडल ईस्ट है, ये इंडिया है और ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे सीरिया, ओमान, पर्शिया और कहाँ गए? इराक गए, येमन गए। यहाँ सारी जगह घूमने के बाद ये लोग अफ्रीका पे पहुँचे। अफ्रीका के जो वो थे ना कोस्टल एरिया, जो सी पोर्ट्स वगैरह थे इनके, ईस्ट अफ्रीका के, ये वहाँ घूमने गए और उसके बाद जाके इंडिया के अंदर आए थे। मतलब इतना घूम घूम के 1333 के अंदर फाइनली ये इंडिया पहुँचे थे। कहाँ कहाँ गए? इराक, पर्शिया, सीरिया, येमन, ओमान। उसके बाद पोर्ट्स पे गए जो कि आपके ईस्ट अफ्रीका पे थे। उसके बाद 1333 के अंदर फाइनली इंडिया के अंदर आ गए, सिंध वाले पार्ट से। ठीक है, इतना समझ आया? अब इन्होंने बहुत ही सुन लगा, ये जब इंडिया के अंदर आए तो तुगलक का राज चल रहा था। तुगलक जो हमारे एम्परर थे मुस्लिम, उनका राज चल रहा था और इन्होंने बहुत सुन रखा था। बहुत ही जेनरस है तुगलक, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों को। ये सारी चीज़ें इन्होंने सुनी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी जाएं, मैं भी जाऊं और देखूं कि तुगलक का एक्चुअली में है कैसा एम्पायर। तो ये गए और तुगलक इनसे इम्प्रेस हो गए। ऑफ कोर्स इनको शरिया पता है, इनको शरिया बुक पूरी पता है, लॉ बुक जो मुस्लिम्स की उसको अच्छे से रटी हुई है। तो इन्होंने, तुगलक इनसे इम्प्रेस हो गए, वाओ इसको सब आता है, तो हम इसको एक काजी के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं। काजी क्या होते हैं? जज। एक जज के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं क्योंकि इनको पूरे लॉ बुक हमारे पता है, तो हम इसको जज के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं। अब जब ये जज के रूप में अपॉइंट हो गए, बहुत साल इनके साथ इन्होंने काम किया, अच्छे से रहे, पर बीच में इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब किसी ने इनके बीच में मतभेद डाल दिया कि नहीं, जो आपका इब्न बतूता है ना, ये कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब क्या डाली वो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे तुगलक थे उन्होंने इनको जेल में डाल दिया।
क्या कर दिया, इनको जेल में डाल दिया। और जेल में जब डाला कुछ साल, वो फिर कुछ टाइम के लिए वो जेल के अंदर है। और फिर बाद में जब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई, पता चला कि तो जो हमारे इब्न बतूता है वो बेगुनाह है, गिल्टी नहीं है, तब जाके फिर से इन्होंने इम्पीरियल स्टेट के अंदर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इतना समझ आया? ये लोग जब इब्न बतूता हमारे जेल से बाहर आए तो उन्होंने इम्पीरियल सर्विसेज के अंदर अपना अच्छे से योगदान दिया, उसके अंदर अच्छे से अपना काम करा। अभी इतना समझ आया? मिसअंडरस्टैंडिंग तक आई होप समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, मोरक्कन ट्रैवलर थे, टैंगियर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इंडिया पहुंचने से पहले यमन, ओमान, इराक, पर्शिया, सीरिया घूम के फिर ईस्ट अफ्रीका के जो पोर्ट्स थे वहाँ घूमे, और उसके बाद 1333 के अंदर ये इंडिया पहुँच गए। इंडिया पहुँचे तो इन्होंने तुगलक जो हमारे किंग एम्परर थे उस टाइम पे, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी हुई थी, अच्छे से लोगों को ट्रीट करते सब कुछ, तो इसलिए ये इनके पास गए और तुगलक भी इनसे इम्प्रेस हो गई क्योंकि इनको शरिया लॉ आता था। अब उसके बाद जब इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी तो इनको जेल में डाल दिया। जब जेल से फ्री हुए, जब उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तब फिर से इनको इम्पीरियल सर्विसेज के अंदर डाल दिया। और एज अ मैसेंजर तुगलक ने इब्न बतूता को बोला कि आप चाइना जाओ हमारा मैसेज लेके कि हमें आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मंगोलियन एम्पायर हो गया था और बहुत ही ज़्यादा राइज कर रहा था, बहुत ही पावरफुल एम्पायर था मंगोलियन एम्पायर, चंगेज़ खान का, ये सब ने सुन रखा है, राइट। तो अब मंगोल में इनको जाना था, बेसिकली चाइना में मंगोलियन एम्पायर के पास जाना था और बोलना था कि तुगलक जो हमारे राजा हैं उनको बहुत ही अच्छे रिलेशंस बनाने हैं आपके साथ। इतना समझ आया? अब ऑफ कोर्स ट्रैवलर हैं भाई, घूमते फिरते जाएंगे, हम क्यों डायरेक्टली जाएं? अभी वही आइडियोलॉजी है, अभी भी घूमते फिरते इंडिया आए थे तो घूमते फिरते फिर से हमारा जो है चाइना भी जाएंगे। डायरेक्टली जाने का क्या मज़ा, राइट। मेरे को अपने अकाउंट्स भी लिखने हैं भाई, तुम्हारा मैसेज पहुँचाने हैं तो, लेकिन अपने अकाउंट्स भी तो लिखूँ, तुम्हारे अकेले के काम के लिए थोड़ा ना रहूँगा मैं। इनकी ये थिंकिंग थी। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने वे के बीच में, मतलब जब वो घूमने लगे, जब वो जा रहे थे चाइना, सबसे पहले गए मालाबार कोस्ट। सबसे पहले कहाँ गए ये? मालाबार कोस्ट चले गए कि यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रहूँगा। उसके बाद ये गए मालदीव्स, जहाँ पे इन्होंने 18 महीने बिताए। ये सबसे पहले गए मालाबार कोस्ट, फिर वहाँ से मालदीव्स चले गए जहाँ पे इन्होंने 18 महीने बिताए और वहाँ पे भी काजी बन के ही घूम रहे थे। उसके बाद ये गए श्रीलंका, और वहाँ से वापस से मालाबार आ गए। इनकी ये हरकत देख के जो हमारे तुगलक थे वो बौखला गए कि भाई तू कर क्या रहा है, तू पहले मालाबार कोस्ट जा रहा है, उसके बाद तू मालदीव्स जा रहा है, उसके बाद तू श्रीलंका जा रहा है, उसके बाद फिर से मालाबार कोस्ट गया है। मालदीव्स था, रिपीट, बंगाल, उसके बाद आपका होना चाहिए असम, राइट। श्रीलंका, बंगाल, मालदीव्स, बंगाल, असम, उसके बाद है आपका, उसके बाद फाइनली सुमात्रा, और फिर चेन देख रहे हो आप। अब चलो इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब इब्न बतूता को हमारे तुगलक ने मैसेंजर बना के भेजा कि मंगोलियन एम्पायर पे जाओ, वहाँ पे जो आपके चंगेज़ खान हैं उनके पास जाओ चाइना में, और बोलो कि हमें आपके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं करनी। और वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतना ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, मैं घूमते हुए जाऊँगा, तो सबसे पहले गए मालाबार कोस्ट गए, फिर गए ये मालदीव जहाँ पे 18 महीने रहे, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम इन्होंने मालदीव्स में बिता दिया।
उसके बाद मालदीव जाने के बाद ये पहुंच गए श्रीलंका। कहाँ पहुंच गए? श्रीलंका। श्रीलंका जाने के बाद इनको वापस बुला लिया कि होश में आ, तुझे एक काम से भेजा था, मैसेज पहुंचाने जा। वापस से इनको दिल्ली में बुलाया कि भाई तू होश में आ जा। इनको होश में लाएगा कि तुम्हें चाइना जाके काम करना है। अब घूमंतड़ू है, घूमते फिरते इंसान है, तब भी सुधरेंगे थोड़ी ना। अब गए श्रीलंका से दिल्ली में, फिर वहाँ से कहा कि ठीक है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर से ये चले गए मालाबार कोस्ट। सुधरे नहीं, सुनी नहीं उनकी बात, ये दोबारा से चले गए मालाबार कोस्ट। मालाबार से फिर मालदीव चले गए कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फिर से बिता के आता हूँ, मुझे पसंद आ गया। उसके बाद ये बंगाल गए, उसके बाद ये जाके असम गए, उसके बाद सुमात्रा से ज़ायूत का रास्ता कवर किया, जैतून का सॉरी, और फिर जैतून पहुँचे तो पता चल गया कि ये चाइना पहुँच गए हैं मैसेज पहुँचा के। मतलब 1 साल से ज़्यादा तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद अगर दो महीने भी कर लो तो पता नहीं 2-3 साल तो इन्होंने ऐसे ही अपना वेस्ट कर दिया। मतलब जो चीज़ आपको अभी पहुँचानी थी वो मैसेज आप 2 साल बाद पहुँचा रहे हो कि हो हमें आपके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं। समझ आया क्या बोला मैंने? एक बार इसको लिख लो। यहाँ पे एक आपका ब्रेक आएगा। क्यों आएगा? कि इनको वापस से दिल्ली बुला के होश में लाया गया था इसलिए। और उसके बाद दोबारा से आपके गई ये मालदीव्स, सॉरी मालाबार, फिर मालदीव्स, बंगाल, असम, उसके बाद सुमात्रा से जैतून पहुँचे और फिर ये फाइनली हमारे चाइना में थे। जैतून हमारा चाइना के अंदर ही है। एक सेकंड मैं इंक भर लूँ। लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो। अब जब इतना घूम लिया फिर इन्होंने सोचा चलो भाई बहुत घूम लिया, फाइनली अब मैं अपने घर चला जाता हूँ वापस। कब? 1347 में इन्होंने बोला फाइनली अब मैं अपने घर चले जाता हूँ 1347 CE के अंदर, कि अब मैं घूम चुका हूँ, मेरा ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है, अब मैं जाता हूँ घर। घर की भी तो याद आती है ना। तो अब और क्या हमें पता चलता है? अब इनके जो अकाउंट्स हैं ना, इब्न बतूता की जो रिटन एविडेंसेस है, जो अकाउंट्स इन्होंने लिखे थे, वो जो हैं वो कंपेयर किए गए थे मार्को पोलो से, जो कि इंडिया और चाइना के अंदर ट्रैवल कर रहे थे लेट 13 CE के आसपास। ये इसी टाइम पीरियड के आसपास ही वो भी उन्होंने ट्रैवल किया था। तो उनके अकाउंट्स को इनके अकाउंट से कंपेयर किया गया था। ऑफ कोर्स एक महान इंसान के अकाउंट्स को दूसरे महान इंसान से कंपेयर किया ही जाता है। समझ आया? अब इन्होंने क्या क्या चीज़ों को नोटिस किया था। सबसे पहले इनकी बुक लिख लो। इनकी बुक का नाम था रिल्ला। इनकी बुक का नाम था रिल्ला। समझ आया? इनकी बुक का नाम था रिल्ला और इसके अंदर हमें बहुत सी नई नई चीज़ें पता चल रही थी। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व किया था वो पढ़ते हैं। इन्होंने न्यू कल्चर्स, नए नए तरीके के पीपल, नए लोग, नए बिलीव्स, नई वैल्यूज़, बहुत सी चीज़ों को इन्होंने नोटिस किया था किताबुल रिल्ला के अंदर। समझ आया? नए कस्टम्स, बिलीव्स, कल्चर्स। वहाँ पे इंडिया के अंदर तो ऑफ कोर्स होली भी है, तो दिवाली भी है, दशहरा भी है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, राइट? अभी भी होली आपकी कल है। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को नोटिस किया था और अपनी बुक के अंदर, रिल्ला जो इनकी बुक है उसके अंदर चीज़ों को लिखा था और इनके अकाउंट्स को मार्को पोलो से कंपेयर किया जा रहा था। और क्या चीज़ थी कि इन्होंने इनकी जो बुक थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। वो किसकी थ्रू किया गया था? महदी, स्पेलिंग क्या? एक सेकेंड यार, हुसैन। बहुत ही बढ़िया। इनकी जो बुक थी महदी हुसैन, इन्होंने इंग्लिश के अंदर रिल्ला को ट्रांसलेट किया था ताकि जो इंग्लिश पढ़ते हैं लोग, वो लोग भी पढ़ पाएँ कि इस बुक के अंदर लिखा क्या। अब इनको जो है ना ग्लोबल ट्रोटर भी बुलाया जाता था, तो उसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल ट्रोटर का मतलब क्या होता है? मतलब जो पूरा ग्लोब घूमता है, पूरी इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड को घूमता है। तो आपने अभी भी देखा, ये इतनी सारी जगह यहाँ घूमा, फिर
फिर अफ्रीका चला गया, फिर इंडिया गया, इंडिया के अंदर भी इतनी सारी जगह घूमा, उसके बाद सुमात्रा से जैतून गया, चाइना के अंदर इतनी सारी जगह घूमा, वापस से मोरक्को गया, तो वहाँ पे भी तो अपना वहाँ के अकाउंट्स, वहाँ पे भी चीज़ें लिखी होगी। इस रीज़न से इनको ग्लोबल ट्रोटर बुलाया गया कि जो पूरी वर्ल्ड घूमता है, इनको एक टाइटल दिया गया। समझ आया? अब नेक्स्ट, इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर हमें और क्या चीज़ बताई, इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर हमें और क्या चीज़ बताई, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मुल्तान से दिल्ली जाना है ना, तो आपको लगेंगे 40 दिन। अगर आपको मुल्तान से दिल्ली जाना है तो आपको लगेंगे 40 दिन। वहीं अगर आपको सिंध से जाना है दिल्ली, तो आपको लग जाएंगे 50 दिन। और जो इनकी तुगलक की हमारी जो नई कैपिटल थी दौलताबाद, अगर वहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो फिर से 50 दिन लगेंगे, और 10 दिन हमें लगेंगे ग्वालियर से दिल्ली जाने में। इसको लिख लो। इन्होंने अपनी बुक के अंदर हमें क्या चीज़ बताई कि अगर आपको मुल्तान से दिल्ली घोड़ों पे जाना है, घोड़े भी होते हैं, पैदल भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको मुल्तान से दिल्ली जाना है तो आपको 40 दिन लग जाएंगे। वहीं अगर सिंध से दिल्ली जाना है तो आपको 50 दिन लगेंगे। और जो इनकी नई कैपिटल थी दौलताबाद, अगर वहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो भी 50 दिन लगेंगे। सबसे कम दिन आपके कब लग रहे हैं? जब ग्वालियर से दिल्ली जाना होगा। मैं हूँ पेज नंबर 119 पर। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 4th या 5th लाइन है। इट टुक 40 days टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली एंड अबाउट 50 days फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वॉज कवर्ड इन 40 days। ओह सॉरी, 40 दिन। वाइल ग्वालियर से दिल्ली तक 10 दिन, मतलब 40, 50, 40, 10। याद कर लो, लिख लो, क्योंकि MCQ में ये भी आ सकता है कि सिंध से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था या कितने दिन लगते थे। उस टाइम पे टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, किलोमीटर्स में, माइल्स में, यार्ड्स में आप लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप दिन देखते थे कितने दिनों में आप पहुंच रहे हो। समझ आया? अब नेक्स्ट, इन्होंने और क्या बताया कि अब जब ये घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, कभी कभी अपने और भी जो लोग घूम रहे होते थे, ट्रैवलर होते थे, या लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे होते थे तो उनके साथ ही ये मिक्स हो जाते थे, ये उनके साथ ही चलते थे, उनके साथ ही रहते थे। इन्होंने ये चीज़ बताई। अब उनके जो ग्रुप था उसको बोलते थे कारवा। एक कारवा जा रहा है दिल्ली से सिंध, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है? 50 दिन। अब वो 50 दिन का कारवा, जो कारवा है वो 50 दिन के लिए साथ है। अब क्या होता था, रात को कभी कभी लुटेरे भी आते थे, खाना होता था, पैसा होता था, अपने रहने के लिए कुछ ज़रूरतें तो रखेंगे ना, खाना, पैसा, पानी, ये सारी चीज़ें, कुछ कपड़े, सब कुछ रखेंगे। तो अब क्या होता था कि इस टाइम पे रात को लुटेरे आके इनको लूट जाते थे और मार देते थे। ऐसे टाइम पे अगर कोई उनको उनका विरोध कर रहा है या उनके साथ लड़ाई कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, उनको मार रहा है, तो इन रिटर्न वो भी उनको मारते थे। और कुछ ऐसे हुआ था, उन्होंने, इब्न बतूता ने खुद बताया कि कुछ लोग डेथ को भी हो जाते थे, कुछ लोग मर जाते हैं, एक्चुअली कुछ लोग मर जाते थे। ये चीज़ बताइए। समझ आया? कारवां के साथ जाते थे, अकेले घूमना फिर भी और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि लुटेरे आके मार रहे हैं और सारा जो रॉबर्स है, जो जितने भी, वो सारे जो है सामान लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए कारवां में घूमते थे, पर फिर भी वो लोग आते थे, लूटते थे, और कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। समझ आया? ये था आपका इब्न बतूता। अब
स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझ लो। मोरक्कन ट्रैवलर थे, टैंगियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रिच और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बहुत ही अच्छे से शरिया लॉ बुक जो थी उसको जानते थे। बहुत ही यंग एज में इनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत हाई क्वालिटी की, हाई क्लास एजुकेशन इन्होंने ले ली थी। ये इंडिया में आने से पहले इन्होंने पिलग्रिमेज ट्रिप्स करी, पर्शिया, सीरिया, इराक, येमेन, ओमान, साउथ ईस्ट जो आपका ईस्ट अफ्रीका जो पड़ता है वहाँ पे ये घूमे। उसके बाद 1333 के अंदर वो इंडिया के अंदर आ गए थे। अब इतना हो गया। उसके बाद इंडिया में तुगलक का राज चल रहा था। इनको पता चला तुगलक यहाँ पे रूल करते हैं। ये पहुँचे, इनको काजी के रूप में अपॉइंट कर लिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको जेल में भेज दिया, पर जब वो क्लियर हो गई तो इनको वापस से इंपीरियल सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया। जब ये सब चीज़ हुई उसके बाद इनको एक मैसेंजर की तरह यूज़ करा तुगलक ने। यूज़ नहीं, मतलब उनको एक मैसेंजर बना के चाइना भेजने की कोशिश करी कि तुम चाइना जाओ मंगोलियन एम्पायर में चिंगेज़ खान के पास, और उनको बोलो कि हमें आपके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं करनी। ये चीज़ करने के लिए उनको भेजा गया। पर वो घुमंतड़ू इंसान है, ऑफकोर्स वो ट्रैवल करने आए हैं तो ईज़िली तो वो एक जगह नहीं पहुंचेंगे। वो यही सोचेंगे ना कि मुझे घूमते जाना चाहिए, मैं अपना अकाउंट्स भी लिखूंगा, मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले वो मालाबार कोस्ट पहुँचे। उसके बाद मालदीव्स के अंदर 18 मंथ्स भी बिताए उधर, सबसे ज़्यादा काजी के रूप में। फिर श्रीलंका पहुँचे। जब ये चीज़ हमारे तुगलक को पता चली, उन्होंने वापस बुलाया और कहा भाई होश में आ, हमने तुझे चाइना भेजा था फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करवाने के लिए, घूमना बंद कर। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं चाइना जाता हूँ। पर फिर से वो दोबारा से मालाबार कोस्ट गए, मालदीव गए, बंगाल गए, उसके बाद असम गए, उसके बाद आपके सुमात्रा गए, और वहाँ से फाइनली जैतून पहुँचे जो कि आपका चाइना में है। और फाइनली 2-3 साल का ये ट्रैवल कर के एंड में वो चाइना पहुँच ही गए। फिर उनको होश आया कि ठीक है अब मैंने बहुत घूम लिया है। 1347 के अंदर इन्होंने सोचा कि अब मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, अपनी होम टाउन पहुँच जाऊँगा, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, ठीक है। अब इनकी बुक के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें दिख रही थी कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजन, पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम्स हमें दिख रही थी, फेस्टिवल्स दिख रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें इनकी बुक से पता चल रही थी। और क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आपको मुल्तान से दिल्ली जाना है तो आपको 40 दिन लग जाएंगे, सिंध से दिल्ली जाना है तो 50 दिन लगेंगे, दौलताबाद जो उनकी नई कैपिटल थी तुगलक की, उधर से अगर दिल्ली जाना है तो फिर से 40 दिन लगेंगे, और सिर्फ ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन का टाइम लग जाएगा। उस टाइम पे कोई आप किलोमीटर्स नहीं काउंट कर सकते थे, कोई और डिफरेंट तरीका नहीं अपना सकते थे, दिनों का ही तरीका अपनाना पड़ता था कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कितने दिन लग जाएंगे। और इन्होंने अपने अकाउंट में क्या बताया कि मैं जब अपने कारवा के साथ घूमता था तो कभी कभी लुटेरे या फिर रॉबरर्स आके हमारे को लूट जाते थे, वो हमारे से सारा हमारा सामान ले जाते थे, और कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। कुछ लोगों की डेथ हो गई थी इस सारे काम में कि या तो शांति से दे दो या फिर आप मर जाओ। यहाँ पे यही चीज़ चल रही थी। ये भी आपका इब्न बतूता ख़त्म होता है। इनकी बुक का नाम था रिल्ला। अब लास्ट है आपके फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर का बहुत ही ऐसे अभी छोटा सा है, इसके बाद टॉपिक्स फिर से कंटिन्यू होंगे। सबसे पहले हम फिर से अल-बिरूनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर फ्रैंकोइस के बारे में पढ़ेंगे, तो उस एरिया में हमें बार बार पढ़ना है। सो फ्रैंकोइस बर्नियर ये एक पोर्टुगीज़ थे। ये एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है, जो कि ट्रैवलर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, फिजिशियन भी थे, डॉक्टर थे, ठीक है। ये इतने सारी चीज़ें थे। क्या? पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, हिस्टोरियन थे, और एक फ्रेंच मैन भी थे, ठीक है। इतना समझ आया? और ये पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करा था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बहुत सी डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे। उसके बाद इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करा, और इंडिया के अंदर ये 12 साल तक रहे,
कितने साल तक रहे इंडिया के अंदर ये? 12 साल तक। 12 साल तक इंडिया के अंदर रहे, 1656 से 68 तक इंडिया के अंदर रहे और बहुत सी चीज़ें देखी, पर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। ये किस दर्जे से इंडिया के अंदर रह रहे थे? बेसिकली जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनके फिजिशियन के रूप में रह रहे थे इंडिया में। बहुत टाइम तक फिजिशियन के रूप में रहे। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट बन के अमेरिकन नोबल्स जो इंडिया के अंदर ही थे उनके साथ भी काम करा था। समझ आया? इंडिया के अंदर कितने साल रहे? 12 साल तक। अब इन्होंने जितनी भी चीज़ें इंडिया के अंदर देखी उनको एक्सेप्ट तो करा दी। इन्होंने सोचा इंडिया इन्फीरियर है। इन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया ईस्ट को वेस्ट से। इन्होंने क्या करा, जो मैं स्टार्टिंग में बता नहीं रही थी, वो यही कि इन्होंने ईस्ट को वेस्ट से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब ईस्ट में हम हैं और वेस्ट में यूरोप, फ्रांस, बेसिकली स्पेसिफिकली फ्रांस से इसको ज़्यादा कंपेयर करा और इन्होंने देखा कि फ्रांस वगैरह जो है आपके सुपीरियर है और आपका जो हमारा इंडिया है वो इन्फीरियर है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बोल दिया, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस यही चीज़ें करी कि मुग़ल को देखते थे, मुग़ल्स को देखने के बाद यही कहते थे कि भाई तुम इन्फीरियर हो, हम सुपीरियर हैं। इन्होंने और कुछ काम नहीं करे। इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी सिचुएशंस थी, ब्लीक सिचुएशन लिखा हुआ है बुक के अंदर। इसका मतलब यही होता है, इंडिया के अंदर बहुत बुरी सिचुएशंस थी। कैसी थी कि रिच बहुत ज़्यादा रिच हो रहा है, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा है। रिच कौन है? आपके पास कुछ ही लिमिटेड पीजेंट्स हैं जो रिच हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपके पुअर पीपल की और वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। नोबल्स और राजा, यही 3 कैटेगरी थी जो रिच थी, बाकी सारी ऐसे पुअर ही थी। अब बहुत सारी पॉपुलेशन पुअर है तो ये एक ब्लीक सिचुएशन ही है, राइट। यहाँ पे कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं होती थी, या तो आप अपर क्लास हो या फिर सीधा लोअर क्लास हो, मतलब रिच हो या फिर डायरेक्टली पुअर हो। कोई भी मिडिल क्लास का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं बना था। इन्होंने यही करा कि ईस्ट को हमेशा वेस्ट से कंपेयर किया है और कुछ नहीं बोला। इन्होंने क्रिटिकल इंसाइट दिखाया और इंडिया को इन्फीरियर बताया। ये था आपका पेज नंबर 122। इसमें क्या बताया हुआ है बेसिकली, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलो तो आपके बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो इंडिया के अंदर आए हैं। दारूते बारबोसा, जीन बैप्टिस्ट, ये सारे जो आपके हैं बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए हैं और इंडिया को बहुत अच्छे से देखा है। पर यही एक ट्रैवलर है जिन्होंने इंडिया को इन्फीरियर बोला और उसको एक गलत तरीके से देखा। इंडिया के अंदर इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 124, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। आपका मैं बता दूं बस इतना सारा फ्रैंकोइस बर्नियर 2-3 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो गया। इसके आगे के फ्रैंकोइस बर्नियर ने बताया वो हम दोबारा पढ़ लेंगे क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, राइट। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। कुछ नहीं था, 12 साल तक रहे और ईस्ट से हमेशा वेस्ट को कंपेयर करा और इंडिया को कहा कि इंडिया एक बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। अब दोबारा से हम आ जाते हैं अल बिरूनी पे। अल बिरूनी ने कहा कि बहुत से, एक सेकेंड, हाँ, अल बिरूनी ने कहा कि बहुत सारे बैरियर्स थे। जब मैं यहाँ इंडिया आया तो मेरे को बहुत सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ा यहाँ के लोगों के साथ रहने के लिए या यहाँ के कस्टम्स और रिचुअल्स वगैरह चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहला बैरियर यही होता है लैंग्वेज। इनको संस्कृत नहीं आती थी, ये ब्राह्मण्स के साथ आती थी पर इतने अच्छे से नहीं आती थी कि ये समझ पाएँ। तो ये ब्राह्मण्स वगैरह के साथ रहते थे और बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे ताकि ये हमेशा चीज़ों को समझ पाएँ। तो सबसे पहला बैरियर आपका क्या निकला? फर्स्ट क्या निकला आपका? लैंग्वेज। टोटल 3 बैरियर्स इसके अंदर बताए गए। सबसे पहला आपका बताया लैंग्वेज, दूसरा बताया डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली 3 बैरियर्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला लैंग्वेज, कि संस्कृत लैंग्वेज ईजिली समझ नहीं आती थी क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो अरेबिक या पर्शियन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अरेबिक पर्शियन फिर भी आप एक सेकंड के लिए समझ लो, पर संस्कृत नहीं समझ पाओगे। तो उनको तोड़ने में, उस बैरियर को तोड़ने में
बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। तो लैंग्वेज का जब बैरियर इनका हट गया, उसके बाद दूसरा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिस के अंदर। लाइक अरेबिया में अलग रिलीजन है, अलग रिलीजियस बिलीफ्स हैं, अलग अलग पूजा करते हैं, प्रैक्टिसेस उनकी अलग हैं। पर वहीं पर इंडिया की प्रैक्टिसेस अलग है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं। उनको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि ये कर क्यों रहे हैं, उसका बेसिकली मोटिव क्या है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाने का बेसिकली। और तीसरा था सेल्फ सेंटर्ड। ये अब जो ये वर्ड है ये अल बिरूनी के लिए यूज़ नहीं हुआ, ये इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, इंडिया के लोगों के लिए यूज़ करा गया कि वहाँ पे वो लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है या फिर अपने के अंदर ही बंधे रहते हैं। वो खुद से ही अपने आसपास अपने आप को ही देखते रहते हैं और किसी के साथ भी इंटरेक्ट करने में खुश नहीं होते। तो बेसिकली इनको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मिल रही थी हमारी पुरानी बुक से। वेदास हो गई, धर्मसूत्रास हो गए, शास्त्रास हो गए, मनुस्मृति हो गई, महाभारत, रामायण, इन्हीं सारी चीज़ों से इनको नॉलेज मिल रही थी कि बेसिकली ये कर क्यों रहे थे और क्या मोटिव था किसी भी चीज़ के पीछे। तो पीपल बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड या फिर रिजर्व्ड नेचर के थे। सेल्फ सेंटर्ड तो बेसिकली थोड़ा सा गलत हो ही जाएगा, रिजर्व्ड नेचर आप कह सकते हो, वहाँ के लोगों का रिजर्व नेचर था। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो उनको आ रही थी जब साफ हो गई, सॉरी, ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही थी जब वो इंडिया के अंदर अपने अकाउंट्स को लिखने की कोशिश कर रहे थे। पहला था लैंग्वेज, जो कि संस्कृत है, अरेबिक और पर्शिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दूसरा, डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अरेबिया में अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग बिलीफ्स हैं, अलग प्रैक्टिसेस हैं। वहीं इंडिया के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, उसके लिए रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं। तो उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत थी उनको। पर वहाँ के जो लोग थे वो रिजर्व नेचर के थे, वो खुद से ही बंधे रहना चाहते थे, वो किसी को भी कुछ बताते नहीं थे। तो बेसिकली जितनी भी इन्फॉर्मेशन अल बिरूनी को इंडिया के बारे में मिल रही थी, या तो उनको थोड़ी बहुत संस्कृत सीख के मिल रही थी या बाकी की हमारी पुरानी बुक्स जो थी उनसे पढ़ के उनको मिल रही थी। समझ आ गया? अब इसके बाद क्या, अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में भी 1-2 चीज़ें बताई हैं। बुक्स में ही आ जाओ, इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बताया है कि कास्ट सिस्टम ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ इंडिया में देखने को मिल रही है, ये आपको दूसरी जगह पे भी देखने को मिल रही है। कैसे कि एंशिएंट पर्शिया के अंदर भी आपको यही कास्ट सिस्टम मिल रहा है। बुक में आ जाओ, पेज नंबर 124, 4.2 टॉपिक जो है आपका, उसमें यही बताया, ही नोटेड दैट इन एंशिएंट पर्शिया 4 सोशल कैटेगरीज वर देयर। मतलब इंडिया में भी 4 सोशल कैटेगरीज थी, एंशिएंट पर्शिया के अंदर भी 4 ही सोशल कैटेगरीज थी, पर थोड़ी सी डिफरेंट थी। कैसे? पहले में आते थे आपके नाइट्स या फिर प्रिंसेस जो लड़ाई करते हैं। नाइट्स और प्रिंसेस कौन होते हैं? जो आपके कंट्री को, आपके एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, मतलब ब्राह्मण्स वगैरह, जो प्रीस्ट वगैरह है जो पूजा अर्चना करते हैं, वो 2nd नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं लॉयर्स, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट। मतलब जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो 3rd नंबर पे आता है। और 4th नंबर पे आते हैं आपके पीजेंट्स और आर्टिजन्स, मतलब जो खेती करते हैं या फिर कुछ सामान बनाते हैं, वो आपके आते हैं 4th नंबर पे। ये इन्होंने कैटेगरी बताई थी कि कैसे एंशिएंट पर्शिया के अंदर है। आप बुक में मार्क भी कर सकते हो, ये 3rd लाइन से शुरू हो जाएगा, तो आप कर लेना। पहले में आएंगे नाइट्स और प्रिंसेस, दूसरे में आएंगे मॉन्क्स एंड फायर प्रीस्ट, तीसरे में आएंगे लॉयर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट, और 4th के अंदर आएंगे पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। ये इनकी कैटेगरी थी। वही चीज़ इंडिया के अंदर क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 उसमें सोशल डिफरेंस की कैटेगरी बताई हुई है। समझ आया कि इन्होंने मतलब ये बोला कि इंडिया में ये कास्ट सिस्टम का जो टॉपिक है, ये जो चीज़ चल रही है, कास्ट सिस्टम चल रहा है, ये कोई यूनिक नहीं है, ये अलग जगह पे दूसरी जगह पर भी हो रहा है। पर इन्होंने साथ ही कहा कि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, मतलब अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? अभी तुम कह रहे हो कि ये यूनिक नहीं, और मैंने पर्शिया के अंदर भी यही सेम सोशल डिफरेंस देखा है, पर साथ ही ये कह रहे हैं नहीं, इस्लाम के अंदर तो सबको इक्वल माना गया है, सारे लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है, उनको बस इस चीज़ पर डिवाइड किया गया कि वो कितने ज़्यादा धार्मिक है अपने रिलीजन को लेके। इस्लाम जो रिलीजन है, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग कितने ज़्यादा भगवान को लेके
धार्मिक है उसके बेसिस पे ही उनको डिवाइड किया जाता है, बाकी बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाता। इंडिया तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन वहीं पे कह रहे हैं नहीं नहीं इंडिया कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो इस सोशल कैटेगरी वाले सिस्टम के अंदर, यहाँ पे एंशियंट पर्शिया भी। तो मतलब देखो अपनी ही बात को कैसे दो राया कर दिया इन्होंने। और क्या बताया कि ये इंडिया के जो कास्ट सिस्टम से इंडिया में जो कास्ट सिस्टम इन्होंने देखा ये एकदम ही इसके अगेंस्ट है। इन्होंने कहा कि नहीं ये पॉल्यूटेड नहीं है, यहाँ पे लोअर क्लास जो होती है विमेन जो होती है पॉल्यूटेड नहीं होती, ये एक ह्यूमन मेड ही है, तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से बोले थे, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम ही उसको मना कर दिया था, मतलब एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसी चीज़ होती ही नहीं है कि तुम किसी भी कैटेगरी को जाके बोलो कि तुम पॉल्यूटेड हो, और ये कोई परमानेंट नहीं है, तुम चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। इन्होंने ये चीज़ बोली। और क्या बोला जो ये आपने कास्ट सिस्टम बना रखा है वो नेचर के लॉ से अगेंस्ट होके बनाया है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट। समझ आया? इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ नेचर से अगेंस्ट जाके आपने ये चीज़ को बनाया है। ये चीज़ बोली अल-बिरूनी ने। यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है अल-बिरूनी का। समझ आया? कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, पहले अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं तुम अकेले नहीं हो, फिर कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं कि इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल-बिरूनी ख़त्म हो गया। इसके बाद दोबारा से आपके आते हैं इब्न बतूता। आपको अगर करना है तो आप ये कर सकते हो, वीडियो में बार बार आगे पीछे जाओ, अल-बिरूनी के अंदर ही सारी चीज़ों को भर दो, इब्न बतूता के अंदर ही सारी चीज़ों को भर दो। अलग अलग बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बुक के अंदर बहुत ही आगे पीछे करके चीज़ों को दिया जाता है, पर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो कि वीडियो में आगे पीछे जाओ और चीज़ों को अपने हिसाब से लिख लो और नोट्स बनाओ, चीट नोट्स बनाओ। अगर मेरे नोट्स चाहिए कमेंट में लिख दो, उसी दिन दे दूँगी। PDF बना के नीचे कमेंट में लिंक डाल दूँगी, देखते रहना। अब इब्न बतूता कौन कौन सी चीज़ों से अनफेमिलियर था वो पता चलेंगी। इसमें इन्होंने 2 चीज़ें देखी, पहला कोकोनट है, पहला कोकोनट, दूसरा पान। इन्होंने 2 डिफरेंट चीज़ें देखी जो इंडिया के अंदर थी। यहाँ पे आपके जो बॉक्सेस दिए हुए हैं पेज नंबर 126 में, वहाँ पे बताया कि कोकोनट को किस तरीके से इन्होंने देखा कि कोकोनट जो है आपका ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऊपर से 3 होल होते हैं और यहाँ पे उसके सारे जो बुशेस होती है उसके जो बाल होते हैं ये यहाँ पे ऐसे कोकोनट बन जाता है आपका, राइट। तो अब आपका कोकोनट है। उन्होंने क्या बताया कि इनका हेड है, उसके ऊपर ये 2 आँखें हैं, एक नाक है और ये सारे उसके बाल है। और कोकोनट का शरीर का है, कोकोनट का ट्री, जो कोकोनट का ट्री है वही उसका शरीर है। उन्होंने कोकोनट की ये डिस्क्रिप्शन दी। कहाँ? बुक में देख लो। द नट ऑफ कोकोनट ट्री resembles a man's head. For it are look what? एक सेकेंड। The nut of a coconut tree resembles a man's head. For in it are what looks like 2 eyes and a mouth, and inside of it, when it's green, look like the brain, and attached to the fiber which looks like a hair. तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि आपकी बीच में ही लाइंस हैं जहाँ पे लिखा है द नट ऑफ अ कोकोनट ट्री रिजेंबल्स। वहाँ पे बताया कि एक आदमी का सर दिया हुआ है जिसकी उसकी 2 आँखें हैं, एक मुंह है और ये जो सारी बुशेस है वो बाल दिखा रही है। ये समझ आया? ये उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अनयूजुअल और अनफेमिलियर चीज़ देखी जो हमें फ़ॉरेन में देखने को नहीं मिलती, पर इंडिया के अंदर ये चीज़ को देखा जाता है, खाया जाता है और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी निकलता है उसको पिया जाता है। उसके बाद इन्होंने पान की डिस्क्रिप्शन दी कि यहाँ पे पान के पत्तों को खाया जाता है। उन्होंने मतलब पूरा पान बनाना सिखा दिया कि कैसे पान के पत्तों को धो के यूज़ करा जाता है, कत्था लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है, उसके बाद गुलकंद लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को मिक्स कर आके एक पान बनाते हैं और उसको खा लेते हैं लीफ के साथ ही। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें थी जो उन्होंने देखी इंडिया के अंदर। और क्या देखा? और भी 1-2 चीज़ें देखी। क्या? आपका अगला टॉपिक जो है 5.2 का इब्न बतूता एंड इंडियन सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है और प्रॉस्परस भी है।
समझ आ रहा है? इन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी डेंसली पॉपुलेटेड भी है पर प्रॉस्पेरस भी है। और क्या बोला? प्रॉस्पेरस तो है, और यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पे क्राउडेड स्ट्रीट्स है, यहाँ पे मेला लग रहे हैं, हाट्स लग रहे हैं, यहाँ पे लोग कलरफुल मार्केट्स में आ रहे हैं, वैरायटी ऑफ गुड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे। इसको ये भी बोला हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल मार्केट, वहाँ पे कल्चरल चीज़ें मिलती है और सोशल लोग तो मतलब कि सोशल तो है ही, तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये हब है सोशल और कल्चरल मार्केट्स का। इन्हीं गलियों के अंदर आपको मॉस्क भी दिखेंगे, इन्हीं गलियों के अंदर आपको टेम्पल्स भी दिखेंगे। यहाँ पे हाट्स के अंदर, मेले के अंदर आपने देखा यहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी होती है, रामलीला होती है ना आज भी, तो वो क्या पब्लिक परफॉर्मेंस ही है ना, तो ये हो रही है ना, तो ये उस टाइम पर भी होती होगी। और क्या बताएं कि यहाँ पे प्रॉस्पेरस है, डेंसली पॉपुलेटेड है, अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब फर्टाइल लैंड भी है जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है और एक बारी में 2 क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। इन्होंने ये बताया है कि एक बारी में 2 क्रॉप्स उगा देते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं, लाइंस बना देते हैं, एक जगह पे वीट उगा दिया, एक जगह पे राइस उगा दिया, फिर वीट राइस का कॉम्बो बनाते हैं, फिर एक्सचेंज कर देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज़ ना हो। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है अलग अलग जगह से, इंडिया के अंदर ही ट्रेड नहीं हो रहा, इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर भी ट्रेड हो रहा है। और इंडियन टेक्सटाइल में सिल्क, कॉटन, जूट, जितना भी मटेरियल आता है ना, वो सारा हाई रेट पे ट्रेड होता है, उसकी डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है। ये चीज़ बताइए। और क्या बताइए कि यहाँ पे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। आपका पेज नंबर 129, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही डिफरेंट है। कैसे? एक तो आप मैसेजेस पहुँचाते हो, राइट, ट्रेड के थ्रू। कम्युनिकेशन के बेसिकली 2 मोड्स दिखाए हैं, पहला है आपका ट्रेड और दूसरा है पोस्टल सिस्टम। कम्युनिकेशन में 2 रास्ते दिखाए हैं, पहला है ट्रेड और दूसरा है पोस्टल सिस्टम। ट्रेड आप सबको पता है, जब गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हो जाता है ट्रेड। दूसरा है पोस्टल सिस्टम, यहाँ पे ट्रेड प्लस मैसेजेस को पहुँचाया जाता है। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ हो जाता था मैसेजेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक मैसेज मैं अगर आज पोस्ट करती हूँ, 10 दिन बाद किसी जगह पे जाके पहुँचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली से सिंध का एग्ज़ाम्पल ले लो। अगर मैं नॉर्मली अपने मैसेज को दिल्ली से सिंध पहुँचाना चाहती हूँ, 50 दिन लग जाएंगे, 50 डेज़, राइट। दिल्ली से सिंध नॉर्मल टाइम पे अगर मैं मैसेज पहुँचाऊँ तो 50 दिन लगेंगे, पर वहीं पे अगर मैं पोस्टल सिस्टम को अपनाऊँ तो वो लिटरली 5 से 10 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। मेरा मैसेज जो है 50 दिन से सीधा 5 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा, क्या होता है पोस्टल सिस्टम, उसको समझते हैं। ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ सिंध है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे जो लोग हैं, मैं ना बहुत ही छोटे छोटे एरिया पे लोग बिठाने शुरू कर दूँगी। मुझे ऐसे जाना है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, मुझे ऐसे जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे डिस्टेंस पे अपने मैसेंजर्स को बिठा दूँगी। कैसे? यहाँ से मेरा एक मैसेंजर जा रहा है, 10 मिनट बाद दूसरा आ रहा है, 10 मिनट 1 घंटे बाद दूसरा मैसेंजर के पास मेरा मैसेज पहुँच जाएगा, फिर 1 घंटे बाद तीसरे मैसेंजर पे, ऐसे ऐसे करते करते मेरे सारे मैसेंजर्स पे 1-1 घंटे में पहुँचता जाएगा। अब इतने सारे मैसेंजर्स ने टाइम पीरियड को कवर कर दिया 5 दिन के अंदर, और इस तरीके से मेरा जो मैसेज है वो पहुँच गया। अब फिर से समझो, अभी भी कैसे पहुंच गया, अलग अलग मैसेंजर्स पे तो दिया है ना आपने मैसेज, तो भी कैसे पहुंचा? क्यों? ये 1 घंटा चल रहा है, ये थकेगा नहीं, 1 घंटे में ये वापस अपनी जगह पे जाकर रेस्ट कर सकता है। यहीं पर अगर इसी को मैं पूरा दिन कहती है 6-6 घंटे सोता भी, 8-8 घंटे सोता, 12 घंटे ट्रैवल करता, 2-4 घंटे रेस्ट भी करता, ये इस तरीके से करता। वहीं पर अगर मैं 1-1 घंटे के टाइम पीरियड पे, 1-1 घंटे के इंटरवल्स पे मैं अपने बहुत सारे मैसेजेस पहुँचा दूँ, तो हर एक मैसेंजर को सिर्फ 1 घंटे का टाइम पीरियड ही पूरा करना है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता ही कवर करना है। वो 1.5 घंटे का भी कर ले, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगले 1 घंटे के रास्ते के बाद एक मैसेंजर मिल जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह मेरा मैसेज का जो स्क्रॉल है वो पास ऑन होते होते 5 दिन के अंदर दिल्ली से सिंध में पहुंच जाएगा। समझ आया? ये होता है पोस्टल सिस्टम।
आई होप समझ आ गया होगा। चलो, बतूता का भी ख़त्म हो गया। हमने पहले अल-बिरूनी पढ़ा, फिर इब्न बतूता पढ़ा, फिर फ्रैंकोइस पढ़नी पड़ा। वैसे हमने अल-बिरूनी का पहले पढ़ा, उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद हमने इब्न बतूता का देखा कि क्या क्या उसने नई नई चीज़ें देखी थी। अब हम देखने वाले हैं बर्नियर के ऊपर। कौन है बर्नियर? फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि बहुत ही महान इंसान है, जिसने इंडिया को इन्फीरियर बोल दिया। क्या ही बोल सकते हैं उनको भी, थोड़ा उनकी भी गलती नहीं है। बर्नियर लिखो सीधा। ओके, ये आपके आ जाते हैं दोबारा से बर्नियर। तो आप यही करना कि हम जब सीरीज़ में ही पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में बर्नियर का सब कुछ एक ही बार में डाल दो, इब्न बतूता का एक बार में डाल दो, अल-बिरूनी का एक बार में डाल दो। 3 पेजेस के अंदर तीनों का अपना अपना डाल दो। समझ आया? अब बर्नियर ने क्या देखा कि यहाँ पे किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं मिलता। यहाँ पे कॉमन पीपल को प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सेस ही नहीं है। मतलब कि सारी लैंड जो है या तो राजा के हाथ में, या फिर जो उसने गिफ्ट में दे दी नोबल्स को, पीजेंट्स को, तो बस उन्हीं के हाथ में थोड़ी सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाकी नहीं है। यहाँ और क्या चीज़ थी कि अगर कोई इंसान मर जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस से स्टेट के कब्जे में चली जाएगी। अपनी आने वाली जनरेशन को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अब तो यही होता है ना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने दूसरे के नाम लिखवा दी, मेरी बीवी के नाम चली गई, मेरे बच्चों के नाम चली गई, मेरे बाद वो संभाल लेंगे। अब वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे अगर आप मर जाते हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी फिर से, वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वापस से आपकी स्टेट के कंट्रोल में आ जाती है। समझ आया? और यही कि यहाँ पे कोई भी मिडिल क्लास फैमिलीज नहीं होती, या तो आप रिच होते या फिर आप पुअर होते। 2 ही कैटेगरीज है, बीच के कुछ है ही नहीं। चौथा और क्या पता चल रहा है कि इन्होंने बोला कि यहाँ का जो राजा है वो है किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। यहाँ पे दर बदर जो लोग घूमते हैं, भटकते हैं, उनको बारबेरियंस कहते हैं, और बेगर्स तो जो भीख मांगते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया के जो राजा है वो यहाँ की पॉपुलेशन जो है बेगर्स और बारबेरियंस के। तो द किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। ये आपके बुक में लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 130। एक सेकेंड, 130 नहीं, 132 के अंदर लिखी हुई है। सेकेंड लाइन ही है, बेगर्स एंड बारबेरियंस। यहाँ पे कहा, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे सारा टाइम गरीब लोग ही रहते हैं, जो कि गलत है। पर यहाँ पे हमारे यूरोप के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सेस फिर भी दिया जाता है। यहाँ पे आपकी तरह ऐसे नहीं करा जा रहा। यहाँ पे टैक्सेस ले रहे हैं हद से ज़्यादा। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? अपनी ट्रेजरी भरने को। लोगों को उनकी जो कंडीशन है आर्टिजन्स की या किसी भी इंसान की, उसको इम्प्रूव करने के लिए पैसे यूज़ नहीं हो रहे। पैसे तो नहीं होते थे, बेसिकली क्रॉप्स होती थी। जो आप क्रॉप्स ग्रो करते हो उसका ही 1/10% शेयर जो है आप दे देते हो। 1/10, 1/5 जितना भी आपका होगा उतना आप शेयर दे देते हो। तो वो लोग अपनी ट्रेजरी भरते रह गए, पर कभी भी किसी की कंडीशन को सुधारने का उन्होंने नहीं सोचा। इतना समझ आया? और क्या बताया वो? यहाँ पे मोनार्कल सिस्टम था। राजा बनता है, एक ही गवर्नमेंट है, राजा ही सारे डिसीजंस लेगा। डेमोक्रेसी नहीं है कि तुमसे पूछ के लेंगे, या फिर एक ग्रुप ऑफ मैन या पीपल जो है आपको रूल कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक राजा ही रूल करता है और उसको मोनार्की कहते हैं। इतना समझ आया? और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज हो रहा था। एक्सचेंज हो रहा है पर फिर भी यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लोअर या ऊपर ही है, और ये लोग बेगर्स और बारबेरियंस के राजा बनते हैं। समझ आया? वहीं पर हमारे एक और ट्रैवलर या फिर एक स्कॉलर है, कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि इंडिया कब्ज़े में आने से पहले कैसा था। उन्होंने ये चीज़ बताई, इंडिया कब्ज़े में आने से पहले कैसा था। वो इगैलिटेरियन था, मतलब अपने वो अंदर ही रहता था, अपने अंदर नहीं सॉरी, अमीर था, खुद ही डिसीजंस लेता था अपनी लाइफ के, सब कुछ खुद ही करता था। वहाँ पे सरप्लस था, मतलब अच्छी क्वांटिटी में सारी क्रॉप्स ग्रो होती है, पैसा अच्छा जा रहा है, फ्लो ऑफ मनी इज़ गुड, और बहुत ही अच्छा था वहाँ पे मनी या बार्टर सिस्टम जो भी चल रहा था। ऐसे तो मनी ही चल रहा था, पर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस भी थे, पर सेम सोशल और इकोनॉमिक कैसे, रिच होता जाता है, पुअर होता जाता है, पीजेंट्स अमीर हो जाते हैं,
लोअर क्लास के जो रिच हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं वैसे ही रह जाते हैं और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और दूसरों के अंडर आके काम कर रहे होते हैं। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। क्या? पहली सरप्लस, कि वहाँ पे अच्छे तरीके से क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरा इगैलिटेरियन था, मतलब खुद ही अपने डिसीजंस ले सकता था, इंडिपेंडेंट था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता था किसी भी चीज़ के लिए। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और तीसरा कि वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस तो आते ही हैं, कास्ट बेसिस पे भी आते हैं और इकोनॉमिक पे तो आपको पता ही है, रिच एंड पुअर। समझ आया? अगला टॉपिक क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब इधर क्या है, बर्नियर में यही था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मिडिल स्टेट्स नहीं है, टैक्स लेते थे अपनी ट्रेजरी फुल करने के लिए, कभी भी आर्टिजन्स को इंसेंटिव्स नहीं दिए कि वो अपनी कंडीशंस को बेटर कर सकें और बहुत ही अच्छा काम कर सकें, ये नहीं दिए। और यहाँ पे कोई भी लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसके मरने के बाद वो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में आ जाती है। समझ आया? कार्ल मार्क्स ने बताया कि सरप्लस इकोनॉमी चल रही है उधर, ठीक है, इगैलिटेरियन है और सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। 10-15 मिनट की क्लास और होगी, नहीं, हाँ 10 मिनट की तो क्लास होनी ही है। मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यहाँ क्या बताया कि मतलब हमारी जो सोसाइटी है और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सोशल सोसाइटी एक ही बात है, बात तो सोशल लाइफ ही हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपका आ जाता है पेज नंबर 133। हाँ, 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक ये वाला और एक है विमेन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, टाउन्स जो होते थे बेसिकली, जो अब देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक्सेस नहीं है, किसी भी चीज़ पे खुद का एक्सेस नहीं है, तो पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है, अमीर लोग इतने सारे, पुअर लोग इतने सारे हैं, तो वो सारे किस पे डिपेंडेंट होंगे? वो इंपीरियल सोसाइटी पे डिपेंडेंट होंगे ना, वो स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे ना। यहाँ पे स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर छोटी सी स्टेट का नहीं होता, यहाँ से स्टेट का मतलब निकलता है आपका एम्पायर, ठीक है। तो वो लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे? वो स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे ना, इंपीरियल सोसाइटी पे डिपेंडेंट होंगे कि वही उनको खाना पानी खर्चा, उनका रहने का सब कुछ देने वाला है। तो मतलब वहाँ के जो लोग थे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट थे, पर डिपेंडेंट होने के साथ साथ वो लोग काम भी करते थे। तो हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे टाउन्स बने हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का टाउन है, और यहाँ पे कि इसका ट्रेडिंग का टाउन है, पोर्ट टाउन है, कि एक जगह से दूसरी जगह जब सामान को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो पोर्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोर्ट टाउन्स भी हैं, ट्रेडिंग के भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग के भी हैं, जहाँ पे सामान बन रहा है। उसके बाद सेक्रेट टेम्पल्स भी है, सेक्रेट टाउन्स भी है, सीक्रेट सेंटर्स हैं, मतलब पवित्र स्थान भी हैं, मंदिर हैं, मॉस्क हैं, बेसिकली शायद वहाँ पे चर्चेस भी हों, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है, कि लोगों को एक तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है इंपीरियल सोसाइटी के अंदर, कि खुद से वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दूसरा कि वहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में टाउन्स को बनाया जा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग के अलग थे, ट्रेडिंग के अलग थे, पोर्ट्स जो थे, पोर्ट टाउन्स जो थे वो अलग थे, सेक्रेड एरियाज जो थे वो अलग थे, मंदिर मॉस्क जो थे वो भी बने हुए थे, अलग अलग टाउन्स बने हुए थे। और क्या देखा, मर्चेंट्स जो साथ में, जैसे ट्रेड गिल्डर्स होते हैं ना, जो समझाया था कि जो बैठ के सारा काम करवा रहे होते हैं, वैसे ही मर्चेंट्स होते हैं। अब मर्चेंट्स क्या है, उन्होंने अपने टाइज बनाए थे बहुत लोगों से, अपनी फैमिली में अपने टाइज बनाए हुए थे और उनको बोला जाता था महाजन्स। क्या बुलाया जाता था? मर्चेंट्स जो होते थे अपने फैमिली टाइज, किन टाइज बनाते थे, किन टाइज फैमिली टाइज बनाते थे और उनको बोला जाता था महाजन्स। और वैसे ही उनके जो चीफ होते थे, महाजन के जो चीफ होते थे, उनको बोला जाता था नगर सेठ। सेठ से पता चल जाता तुम हमारे हेड ऑफ सेठ, बोलते हैं ना आज भी सेठ जी क्या काम है ये बताओ हमें। तो वो क्यों होता है? वो इसी रीज़न से होता है। तो अब इन सब जो हमारे महाजन हैं, इनके जो चीफ होते थे उनको बोलते थे हम नगर सेठ। और
यहाँ पे और भी अलग अलग ग्रुप्स थे, टाउन्स तो थे मैन्युफैक्चर वगैरह के, पर इसके अलावा भी तो अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, राइट। यहाँ पे हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें टीचर्स की भी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ब्राह्मण्स की भी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें फिजिशियंस की भी ज़रूरत है। ब्राह्मण्स और टीचर एक हो गया, फिजिशियंस की भी ज़रूरत है, पेंटर्स की भी ज़रूरत है, राइटर्स की भी ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। और ये सारी अर्बन ग्रुप्स जो थे होते भी थे, यहाँ पे टीचर्स भी थे, फिजिशियंस भी थे, आर्टिजन्स भी थे, पेंटर्स भी थे, राइटर्स भी थे, हर कोई था। मतलब इंडिया एक वास्ट सोसाइटी है, जितने सोच सकते हो, जितनी कैटेगरी बना सकते हो, उतनी कैटेगरी में आपको लोग दिखने वाले हैं। समझ आया? आई होप मैं आपको दिख रही होंगी। अब लास्ट टॉपिक है मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, पहले समझ आ गई, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपका क्या आता है? विमेन, स्लेव, सती वगैरह के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली विमेन का क्या दर्जा था उधर, वो चीज़ देखने वाले हम। तो बुक का पेज नंबर 135 बुक में ही मार्क करते जाओ, क्योंकि ये पॉइंट्स में है। तो डायरेक्टली हम विमेन की कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बताएं? विमेन को स्लेव बनाया जाता था, सती प्रथा होती थी, लेबर बनाया जाता था, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब बुक के अंदर आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फॉर इंस्टेंस स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कॉमोडिटी। ये आपका पहला पॉइंट है। क्या? मैं इसी बुक में पॉइंट वाइज ही सब कुछ समझाऊंगी, आपको सारा समझ आ जाएगा। क्या बताया हुआ है कि जो स्लेव्स थे मार्केट के अंदर बहुत ही ओपनली बेचे जाते थे, मतलब कोई शर्म हया नहीं थी। एक बड़े से जेल जैसे कार्ट के अंदर उनको लाते थे और कहते थे हाँ इतने पैसों में, इतनी कौड़ियों में या इतने अनाज के अंदर आपको इतने स्लेव्स मिल जाएंगे, और ओपनली उनको मार्केट के अंदर बेचा जाता था जैसे कोई अलग अदर कॉमोडिटीज़ को बेचा जाता है। एक पेन जैसे जिस तरीके से एक पेन को बेचा जा रहा है, उसी तरीके से एक स्लेव को बेचा जा रहा था। इतना समझ आया? और स्लेव्स को जो है एक्सचेंज करा जाता था गिफ्ट्स के तौर पे भी, कि ओह ठीक है तू मेरी इस पार्टी में ये स्लेव्स ले जा, ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है। ये लोग ये काम करते थे। ये आपका क्या होगा? सेकंड पॉइंट। इब्न बतूता जब सिंध में पहुंचा उसने घोड़े खरीदे, कैमल्स खरीदे, स्लेव्स खरीदे, उसके बाद रेजन्स और आमंड्स खरीदे ताकि वो तुगलक को एज अ प्रेजेंट दे पाए। तो समझ रहे हो? घोड़े खरीद रहा है, कैमल खरीद रहा है, उसके बाद स्लेव खरीद रहा है। जानवर और इंसान साथ में खरीद रहा है, उनकी बिक्री हो रही है। लाइक लिटरली कितना गंदा काम है। और उनको आसानी से मार्केट के अंदर बेच रहे हैं और उनको फिर गिफ्ट में भी दे रहे हैं रेजन्स और आमंड्स के बाद, कि कुछ खाने का भी हो गया और कुछ तुम्हारे मजदूर भी हो गए। समझ आया? ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? जब वो मुल्तान पहुंचा, he presented the governor. When he reached Multan, he presented the governor with a slave, a horse, together with resin and almonds. समझ आ गया? ये जो मैंने आपको बताया वही। चलो नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, Ibn Battuta was so happy with the sermon of preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 तरकन्स, मतलब कॉइन्स, 100,000 कॉइन्स दिए थे और 200 स्लेव्स दे दिए थे। नसीरुद्दीन नाम का एक प्रीचर था, नसीरुद्दीन का एक प्रीचर था जिससे वो खुश था और उसको 100,000 कॉइन्स दिए और साथ में 200 स्लेव्स दे दी कि भाई मैं तुझसे खुश हूँ, तो स्लेव भी ले जा, 200 स्लेव है, तेरी अच्छे से नौकरानी करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन, सम फीमेल स्लेव्स वर इन द सर्विस ऑफ सुल्तान वर एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस। मतलब एंटरटेनमेंट सर्विसेज, राइट, एंटरटेनमेंट की जो कैटेगरी थी उधर फीमेल जो आपकी स्लेव होती थी, फीमेल सर्वेंट्स जो होती थी, वो म्यूज़िक और डांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होती थी, इसलिए उनको स्लेव बनाया जाता था कि ताकि वो उनको एंटरटेन कर सके। समझ आया? ये आपका 6 पॉइंट था। फिर 7th, फीमेल स्लेव्स वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच इन ऑन हिज नोबल्स। बेसिकली फीमेल स्लेव जो होती है उनको सुल्तान इसलिए भी अपॉइंट करता था ताकि वो वॉच अपनी नज़र रख पाएँ
कि उनके नोबल्स कर क्या रहे हैं, उनके नोबल्स सोच क्या रहे हैं, उनके अगेंस्ट तो नहीं कुछ सोच रहे, इसलिए भी उनको करते थे, क्योंकि वो उनके साथ रहेंगे, उनको रिझाएंगे, उनके साथ उनको दारू पिलाकर नशे में चीज़ें पूछ लेंगी, ये सारे काम करेंगी, राइट, ताकि राजा को इन्फॉर्मेशन मिल सके। 7th पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, 3rd लाइन, इंडिस्पेंसेबल फॉर कैरिंग वीमेन एंड मैन ऑन पैलेक्विन। बेसिकली यहाँ पे जब एक इंसान को दूसरी जगह से लेके जाया जाता है तो है ना, एक बोगी टाइप की होती है या फिर एक चीज़ में बिठा के लेके जाया जाता है जिसमें महारानियाँ बैठती है। बेसिकली एक ऐसा बना होता है ना आपका, मेरे को इसकी ड्राइंग नहीं आएगी, पर ऐसे इसके 4 हैंडल होते हैं, यहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं, इनके साथ दासियाँ जा रही होती हैं, यहाँ पे आपकी जो रानी होती है वो बैठी होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है उठा के, तो इसलिए इसको पैलेक्विन कहते हैं। समझ आया? तो स्लेव्स बोथ मेन एंड वीमेन, इन दोनों को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो पैलेक्विन को ले जाए, उठाएं। पैलेक्विन क्या होता है? एक ऐसा चीज़ ये जिसमें एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। 8th पॉइंट हो गया। फिर 9th पॉइंट, जो फीमेल स्लेव्स होती थी उनके जो प्राइसेस होते थे इन कंपैरिजन टू मेन लो होते थे, क्योंकि डेली वेजेस के लिए, डेली के जो घर के झाड़ू पोछे के काम होते हैं उनके लिए चाहिए होती थी। तो एक गरीब से गरीब इंसान भी फीमेल स्लेव रख सकता था अपने घर में, क्योंकि उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा कम होते थे। मतलब देख रहे हो कितनी गलत सोसाइटी बना रखी है लोगों ने कि फीमेल स्लेव्स को बेच रहे हैं और इतने कम प्राइसेस में कि कोई गरीब भी तब भी एक स्लेव रख सकता है। 9th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट, बर्नियर ने और क्या देखा कि वहाँ पे सती प्रथा हो रही थी कुछ। क्या सती प्रथा क्या होती है? जब किसी विमेन का हस्बैंड जो होता है मर जाता है तो वो या तो अपनी विश से साथ में उसके बाद जल जाती है, उसको सती कहते हैं, या फिर कुछ लोग उस औरत को ज़बरदस्ती धक्के मार के आग में जिंदा जला देते थे, मतलब जिंदा ही जलना होता था। तो कुछ तो अपनी मर्ज़ी से जिंदा जलने चली जाती थी उसी की चिता पे, या फिर कुछ औरतें ऐसी भी होती थी जो ऐसे मरना नहीं चाहती थी, अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोग उनको धक्के मार के ज़बरदस्ती आग में जला देते थे। समझ आया? ये होती थी सती। और ये जौहर के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ पे जब कोई राजा, ये अपर क्लास के लिए काम आती है, जब कोई राजा वॉर पे जा रहा होता है और अगर वो राजा गलती से मर जाता है राजपूत के अंदर, तो जो वहाँ की महारानियाँ होती हैं वो लोग जौहर करती हैं, मतलब फिर से सती ही करती हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ा कुंड होता है, जौहर कुंड उसको बोलते हैं, उसके अंदर आग जलाती है और सारी जितनी भी विमेन के जो हस्बैंड होते हैं वो वॉर में गए होते हैं वो सारे उनके साथ में जल जाती हैं। समझ आया? ये था आपका 10th पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज 136, लास्ट के 2 पॉइंट। अब देयर लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब ये जो लेबर है, चाहे मैन हो या वीमेन, ये दोनों एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। काम भी तो कराने हैं ना, तो हम थोड़ा ना सारा टाइम काम करेंगे, तो हमारे पास तो लेबर है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन सारी प्रोडक्शन के काम में। एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर आपकी आर्टिफेंस के जो काम है उनमें कपड़े सिलना, ये सारी चीज़ें जो है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इनमें जो स्लेव्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट एक्चुअली 12th पॉइंट जो आपका पता है कि जो मर्चेंट की बीवियाँ होती थी ना, जो मर्चेंट्स होते थे उनकी बीवियाँ जो होती थी वो कॉमर्स के जो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर रोल निभाती थी। वो लोग पैसे का हिसाब किताब करना शुरू हो गई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो लोग पार्ट ले रही थी। और कभी कभी तो कोर्ट्स में जाके लॉ के बारे में भी सुनती थी, उसके ऊपर कुछ चीज़ें बोलती थी या टिप्पणी देती थी। मर्चेंट्स की जो बीवियाँ होती थी वो क्या करती थी, या तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट ले रही है, या फिर कोर्ट्स में जाके लॉ के बारे में सुन रही है, या वहाँ पे जाके इंटरेस्ट दिखा रही है, इंटरेस्ट शो कर रही है, ये सारी चीज़ें वो करती थी। समझ आया? विद दिस आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ईजी चैप्टर था, बस थोड़ा सा आगे पीछे टॉपिक्स कर रखे हैं, तो आप एक ही बार में अल-बिरूनी की सारी चीज़ें लिख डालो। फ्रैंको एफ बर्नी की एक जगह लिख दो, इब्न बतूता की एक जगह लिख दो, और जो आपके एक्स्ट्रा जो अलग अलग आपके कार्ल मार्क्स या और सारे जितने भी
दियो है ना, समरकंदी या और भी जितने भी आपके ट्रैवलर्स, उनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, उसको एक अलग पेज पे पॉइंटर्स बना के लिख दो, ताकि आपके कोई भी टॉपिक्स ना छूटे और सारी चीज़ें आपको कवर भी हो जाए। विद दिस आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ईजी चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, जिसके अंदर हम हिंदुज़म और इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कैसे वो डिफरेंट है और कैसे वो सिमिलर भी हैं एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। विद दिस आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।